हेलो फ्रेंड्स, आपका लीगल इम्पल्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानोगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ 2021। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो आइए आज के ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला केस है वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब का केस। इस केस की जो साइटेशन है वो है LL 2021 सुप्रीम कोर्ट 56। इस केस में जो बेंच थी वो थी जस्टिस NV रमन्ना की, सूर्यकांत की और अरविंदो बोस की। इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ ग्राउंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स टू ग्रांट बेल इन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट केसेस। इन दिस केस द accused was charged under UAPA, was denied bail by the special court several times but was later granted bail by Kerala High Court। अब जो बेल ग्रांट किया गया था केरला हाई कोर्ट द्वारा, उसके अगेंस्ट NIA सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। तो वही अपील सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसिंग द अपील बाय NIA अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ केरला हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द अक्यूज्ड इन अ पाम चॉपिंग केस ऑफ प्रोफेसर TN जोसेफ। बेंच ने हेल्ड किया प्रेजेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस लाइक सेक्शन 43D क्लॉज 5 और UAPA per se does not outs the ability of the constitutional court to grant bail on the ground of violation of fundamental right to speedy trial. The court observed that since 2/3 of the sentence has already been completed by the accused, they must be granted bail. Supreme Court upheld the decision of Kerala High Court and granted bail to the accused. यहाँ पे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था, whereas at the commencement of proceeding, court are expected to appreciate the legislative policy against grant of bail, but rigorous of such provision will melt down where there is no likelihood of trial being completed within a reasonable time and period of incarceration already undergone has exceeded a substantial prescribed sentence. Such an approach would safeguard against the possibility of provision like section 42D clause 5 of UAPA being used as a sole metric for denial of bail or फॉर होलसेल ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू स्पीडी ट्रायल। तो हमारा जो ये केस था ये जनवरी के मंथ में आया था। इसी से रिलेटेड एक दिसंबर मंथ में केस आया है, वो है असीम कुमार हरनाथ वर्सेस NIA LL 2021 सुप्रीम कोर्ट 659। यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस अजय रस्तोगी की और अभय S ओखा की। यहाँ पे बेंच ने ऑब्जर्व किया था, वंस इट इज ऑब्वियस दैट टाइमली ट्रायल वुड नॉट बी पॉसिबल एंड द अक्यूज्ड हैज सफर्ड इनकार्सरेशन फॉर अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, द कोर्ट would ordinarily be obliged to enlarge him on bail. Deprivation of personal liberty without ensuring speedy trial is not consistent with Article 21 of the Constitution. इस केस में कोर्ट जो थी वो कंसिडर कर रही थी एक अंडर ट्रायल एक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 120B, 121, 121A, 122 of the IPC, section 25(1) of the Arms Act, section 5 of the Explosive Substance Act, section 18, 20, 40 of UAPA। यहाँ पे जो एक्यूज था was a 74-year old and in custody since 2012 and undergone incarceration for 9 years। तो आप देखिए यहाँ पे जो इनकार्सेशन का पीरियड था वो 9 साल का था और अभी तक कुछ साइन ऐसा नहीं था कि ट्रायल आगे भी कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, जहां पे लगता है कि टाइमली ट्रायल नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल है, वहां पे एक्यूज्ड को बेल देना जरूरी होगा। सेकंड जो केस है वो है विकास कुमार वर्सेस UPSC LL 2021 सुप्रीम कोर्ट 76। बेंच थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ की, इंद्रानी बैनर्जी की और संजीव खन्ना की। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच एक्सक्लूडेड पर्संस विद ओवर 50% विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट फ्रॉम जुडिशियल सर्विस नो लॉन्गर बाइंडिंग प्रेसिडेंट। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द डिसीजन इन V सुरेंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ Tamil Nadu would not be binding as precedent after the coming into force of Rights of Person with Disabilities Act 2016. The bench in this judgment also held that facility or scribe can be provided for persons with disabilities other than those having benchmark disability. In Surendra Mohan case, a 2-judge bench of Supreme Court has held that stipulating a limit of 50% disability in hearing impairment or visual impairment as a condition to be eligible for the post of judicial officer is a legitimate restriction। तो सुरेंद्र मोहन केस जो आया था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% डिसेबिलिटी हियरिंग और विजुअल इम्पेयरमेंट जो कंडीशंस है वहां पे अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो कि जुडिशियल ऑफिसर्स ये लोग जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट पे नहीं बैठ सकते, तो एक लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शंस होगी। तो यही सुरेंद्र मोहन केस को विकास कुमार वर्सेस UPSC केस में हटा दिया गया है। इन द प्रेजेंट केस द सुप्रीम कोर्ट सेड द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन कैप्चर्स द पॉजिटिव
presumptive obligation of the state and private parties to provide additional support to persons with disabilities to facilitate their full and effective participation in the society। अब हम चलते हैं अपने तीसरे केस की तरफ, जो है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड वर्सेस मिसर्स नेविगेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड LL 2021 सुप्रीम कोर्ट 126। बेंच थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा की और अजय रस्तोगी की। यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग सेक्शन 34 petition commences from the date of receipt of the signed copy of arbitral award by the parties। The bench observed the period of limitation for filing the petition under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act would commence from the date on which signed copy of awards was made available to the parties। इस केस में क्या हुआ था? Petition was filed under section 34 by बिजली वितरण निगम to challenge the arbitral award dated 27th April 2018 passed by a 3-member tribunal in favor of Navigant Technologies Private Limited। तो इस डिसीजन के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की गई थी सिविल कोर्ट में बिजली वितरण निगम द्वारा ऑन द ग्राउंड दैट मेजॉरिटी अवार्ड वाज रिसीव्ड ऑन 27th April 2018 एंड द ऑब्जेक्शन हैज टू बी फाइल्ड विद 3 मंथ्स, जो कि 27 जुलाई 2018 बनता है। एंड इवन इफ बेनिफिट ऑफ 30 डेज हैज बीन ग्रांटेड इट वाज टू बी फाइल्ड बाय 26 अगस्त 2018। मगर ऑब्जेक्शन जो फाइल किया गया था बिजली वितरण निगम द्वारा वो 10 सितंबर को किया गया था 2018 को, इसीलिए सिविल कोर्ट जो थी उसने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। इसके बाद क्या कहा गया था कि देयर इज ओनली वन डेट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ दैट इज डेट ऑन व्हिच अ साइंड कॉपी ऑफ फाइनल अवार्ड इज रिसीव्ड बाय द पार्टीज फ्रॉम व्हिच पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑब्जेक्शन वुड स्टार्ट टिकिंग। देयर कैन बी नो फाइनलिटी इन अवार्ड एक्सेप्ट आफ्टर इट इज साइंड because signing of the award give legal effect and finality। तो जो डेट होती है, डेट ऑन विच साइंड अवार्ड इज प्रोवाइडेड टू दी पार्टीज, वो बहुत क्रूशियल होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आर्बिट्रेशन एक्ट में, क्योंकि यही वो डेट होती है जहां से द पीरियड ऑफ 30 डेज फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 33 फॉर द करेक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड में बी फाइल्ड। सेकेंडली द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 और थर्डली द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑब्जेक्शन टू द अवार्ड अंडर सेक्शन 34 कमेंसेस। आप देखिए यहाँ पे जो मेजोरिटी जजमेंट आया था 2:1 का था, मतलब कि यहाँ जो दो जजेस थे उन्होंने अपनी जजमेंट को, डिसीजन को 24 अप्रैल 2018 को दे दिया था, मगर जो एक जज बचा हुआ था उसने इस तारीख को नहीं दी थी। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया कि 27 अप्रैल से आप काउंट नहीं करोगे कि इस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। जब पार्टीज को मेजोरिटी ओपिनियन के साथ ही साथ डिसेंडिंग ओपिनियन मिल जाती है, आर्बिट्रल अवार्ड मिल जाता है, उसके बाद ही लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। 4 जो केस है वो है विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र LL 2021 सुप्रीम कोर्ट। बेंच जो थी वो थी जस्टिस AM खानविलकर की, इंदु मल्होत्रा की और अजय रस्तोगी की। यहाँ पे ये हेल्ड किया गया कि OBC रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50%। सुप्रीम कोर्ट रीड्स डाउन सेक्शन 12(2)(c ऑफ द महाराष्ट्र जिला परिषद एंड पंचायत समितिज एक्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रीड डाउन किया सेक्शन 12(2)(c को ऑफ द महाराष्ट्र जिला परिषद एंड पंचायत समिति Act 1961, which provide reservation of 27% of seats in Jila Parishad and Panchayat Samitis. The court observed that rigid interpretation of provision would violate the dictum laid down by the constitutional bench in the case of K. Krishna Murthy and others versus Union of India 2010, held that the state legislature providing for reservation of seats in respect of OBCs, in no case the aggregate vertical reservation in respect of ST, SC and OBCs taken together should not exceed 50% of the seats in local bodies। यहाँ पे यह हेल्ड किया गया कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है shall be preceding 27% occurring in section 12(2)(c इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, may be कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, including to mean that reservation of OBCs may be up to 27% but subject to outer limit of 50% aggregate in favor of ST, SC, OBC taken together as stated by the constitutional bench। मतलब कि जो OBC को आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो 27% हो, इससे ज्यादा हो, इससे कम हो, वो मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि SC, ST, OBC अगर आप इसको पूरा इकट्ठा लेते हो तो ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
इसके बाद जो केस है वो है एमवे इंडिया वर्सेस रविंद्रनाथ राव एंड अनदर, सिविल अपील नंबर 810/2021 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे बेंच जो थी वो थी जस्टिस RF नरिमन की और RV गवाई की। यहाँ पे ये हेल्ड किया गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप विल फॉल अंडर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन if proprietor is foreign resident. The Supreme Court held that a sole proprietorship will fall under international commercial arbitration if the proprietor is a habitual resident of a foreign country, notwithstanding the fact that property concern is carrying out business in India. The bench set aside an order of the Delhi High Court appointing an arbitrator in case Amway India versus Ravindranath Rao, holding that High Court has no jurisdiction as the dispute was an international commercial arbitration within the meaning of section 21F of the Arbitration and Conciliation Act. The matter arose of a distributorship agreement between Amway and the respondent. The respondent has applied for a distributorship of Amway product as a single entity under the name Sai India Enterprises. Certain dispute arose and respondents sought arbitration and approached Delhi High Court for appointment of arbitrator under section 11 clause 6 of Arbitration Act. Amway opposed the maintainability of the petition filed by the respondent, saying that the matter was international commercial arbitration as they were habitual resident of United States of America. The High Court held that since central management and control of this association or body of individual is exercised only in India under section 21F clause 3, the dispute is not an international commercial arbitration. Supreme Court ने held किया that if issue was covered under section 21F clause 1, it was not necessary to go to section 21F clause 3. If at least one of the parties were habitual resident of a foreign nation, it will be international commercial arbitration regardless of the applicability of section 21F clause 3. Supreme Court held Delhi High Court has no jurisdiction to appoint arbitrator in case as it was an international commercial arbitration. The Delhi High Court has allowed the application by placing reliance on Supreme Court precedent in Larsen and Turbo Limited versus MMRDA. मतलब कि जो दिल्ली हाई कोर्ट रेफर किया था सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट को, जो था ये वाला केस, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि लेसर एंड टर्बो का जो केस था वो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिसीजन ऑफ लेसर एंड टर्बो वाज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस. इसके बाद जो केस है वो है नीना अनीजा एंड अदर्स वर्सेस जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड, LL 2021 सुप्रीम कोर्ट 164. बेंच थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ की और MR शाह की. यहाँ पे ये हेल्ड किया गया और कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल्ड बिफोर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 शुड बी हर्ड बाय फोरम एज पर पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल्ड बिफोर कमिंग इनटू इफेक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 शुड कंटिन्यू इन द फोरम in which they were filed as per the pecuniary jurisdiction under previous Consumer Protection Act 1986, setting aside the direction of the National Consumer Dispute Resolution Commission that the previously instituted cases as per 1986 Act should be transferred to the respective forum as per the new pecuniary limits under the 2019 Act. अब आप ये जानो यहाँ पे कि 2019 Act जो है उसने क्या चेंजेस किया है pecuniary jurisdiction में of the consumer forum. सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम की. अभी क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट फोरम उसके पास जो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन दिया गया वो 1 करोड़ का दे दिया गया. और पहले क्या था, मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 के तहत किया था वो था 20 लाख. फिर से स्टेट कंज्यूमर फोरम जो होती है वहां पे उसको पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन दे दिया गया 10 करोड़ का, जो कि पहले होता था 1 करोड़ का. और नेशनल कंज्यूमर फोरम जो होती है वहां पे वो अबव 10 करोड़ जो भी केस होंगे वो उसकी जुरिसडिक्शन के अंदर होंगे. और पहले क्या था, पहले ये ₹1 करोड़ था. इसके बाद हम 7 केस की अपने बात करते हैं जो है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, LL 2021 सुप्रीम कोर्ट 168. यहाँ पे बेंच जो थी वो थी जस्टिस AM खानविलकर की और S रविंद्र भट्ट की. यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कोर्ट शुड अवॉइड पैट्रियार्कल एंड स्टीरियोटिपिकल नोशन अबाउट वुमेन. सुप्रीम कोर्ट इशूड गाइडलाइंस फॉर डीलिंग विद सेक्सुअल क्राइम्स व्हाइल सेटिंग असाइड द राखी फॉर बेल ऑर्डर ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट इशूड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय कोर्ट्स व्हाइल डीलिंग with sexual crimes. The Supreme Court suggested that gender sensitization training should be imparted to judges and public prosecutors. The bench observed that each high court should formulate a module on judicial sensitivity to sexual offences to be tested in judicial service examination. It also directed Bar Council of India to take a step to include such courses as part of LLB and AIB syllabus.
ए जो केस है वो है फकरे आलम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। साइटेशन जो है इस केस की वो है LL 2021 सुप्रीम कोर्ट 165। यहाँ पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस संजय किशन कौल की एंड आर सुभाष रेड्डी की। यहाँ पे ये हेल्ड किया गया था स्टेट कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ फाइलिंग वन चार्जशीट फर्स्ट एंड सीकिंग टाइम टू फाइल सप्लीमेंट्री चार्जशीट टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC। यहाँ पे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC कैन नॉट एक्सटेंड बाय सीकिंग टू फाइल सप्लीमेंट्री चार्जशीट qua UAPA offences. The court, while granting bail to Fakhre Alam, a person accused under section 18 of the UAPA Act, retaliated that default bail under first proviso of section 167 clause 2 of CRPC is a fundamental right and not merely a statutory right. The court said that since consequences of UAPA Act are drastic in punishment and in that context, default bail is held not to be a mere statutory right but part of a procedure established by law under Article 21 of the Constitution of India. The court referred to Bikramjeet Singh versus State of Punjab 2020 SCC केस को रेफर किया और ऑब्जर्व किया that the accused get an indefensible right to default bail if he makes an application after the maximum period of investigation of an offence is over and before a charge sheet is filed. The right to bail under section 167 clause 2 CRPC is not merely a statutory right but part of a procedure established by law under Article 21. अब आप जानो डिफॉल्ट बेल क्या होता है। What is default bail? This is a right to bail that occurs when the police fails to complete investigation within a specified period in respect of a person in judicial custody. इस डिफॉल्ट बेल को हम स्टैट्यूटरी बेल भी कहते हैं जो कि इंस्टाइंड है सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ CRPC के। अब जो हमारा CRPC है वो डिफॉल्ट बेल के अलावा भी कुछ और बेल्स की बात करता है, तो हम वो जानते हैं। सबसे पहले रेगुलर बेल क्या होता है? इट इज अ डायरेक्शन गिवन बाय कोर्ट टू रिलीज अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अंडर अरेस्ट एंड केप्ट इन पुलिस कस्टडी। फॉर सच बेल अ पर्सन कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ CRPC। इसके बाद जो दूसरी टाइप की बेल है वो इंटरिम बेल। Bail granted for a temporary and a short period by court till the application seeking anticipatory bail or regular bail is pending before a court. Third जो bail है वो anticipatory bail. A direction issued to release a person on bail even before the person is arrested. In this situation, there is an apprehension of arrest and the person is not arrested before the bail is granted. For such bail, a person can file an application under section 438 of CRPC. और ये जो anticipatory bail है ये खाली सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। इसके बाद हम अपने 9th केस को डिस्कस करते हैं जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बोरसे ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड LL 2021 सुप्रीम कोर्ट 170। बेंच जो थी वो थी जस्टिस RF नरिमन की और S रविंद्र भट्ट की। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया एनवी इंटरनेशनल वर्डिक्ट को विच हेल्ड दैट डिले बियॉन्ड 120 days फॉर आर्बिट्रेशन अपील अंडर सेक्शन 37 कैन नॉट बी कंडोन्ड। द बेंच ओवर रूल्ड इट्स 2019 वर्डिक्ट इन द केस ऑफ Messrs. NV International versus State of Assam, which had strictly held that a delay of more than 120 days in filing of appeals under Section 37 of Arbitration and Conciliation Act cannot be condoned. The Supreme Court has now held that delay beyond 60, 90, 30 days for filing appeal under Section 37, depending on the forum, can be condoned. But the court added a rider that such condonation of delay should be an exception and not the norm, having regard to the objective of Arbitration Act for expeditious settlement of claims. इसके बाद जो केस है वो है मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साइटेशन जो है वो LL 2021 सुप्रीम कोर्ट 202। बेंच जो थी वो थी CJI SA बोबडे की, जस्टिस AS बोपन्ना की और V रामासुब्रमण्यम की। यहाँ पे ये हेल्ड किया गया राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड इज ancillary to a fundamental right available only to Indian citizen. While rejecting a plea to stop deportation of Rohingya refugees detained in Jammu, the bench observed that right not to be deported is ancillary to the fundamental right to reside or settle in any part of India guaranteed under Article 19(1)(e) of Constitution of India. It thus dismissed an interlocutory application filed seeking the release of detained Rohingya refugees and a direction to the Union of India not to deport them. The court, however, clarified that Rohingyas in Jammu shall not be deported unless the procedure prescribed for such deportation is followed.
इसके बाद जो केस है वो है डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर, LL 2021 सुप्रीम कोर्ट 243 का केस। यहाँ पे जो बेंच थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। यहाँ पे जो जजेस थे वो थे जस्टिस अशोक भूषण, L नागेश्वर राव, S अब्दुल नाजीर, हेमंत गुप्ता एंड S रविंद्र भट्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन मराठा कोटा सेइंग नो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस टू ग्रांट रिजर्वेशन इन एक्सेस ऑफ 50% सीलिंग। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज स्ट्रक डाउन द मराठा कोटा इन एक्सेस ऑफ 50% सीलिंग लिमिट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। The court held that there were no exceptional circumstances justifying the grant of reservation to Marathas in excess of 50% ceiling limit as a socially and educationally backward classes. The court has held that by 3:2 majority that 102nd constitutional amendment has repealed the power of a state to identify socially and educationally backward classes. The majority judgment held that after introduction of Article 338B, 342A to the Constitution, the final say in regard to exclusion or inclusion of socially and educational backward classes is firstly with the President and thereafter in case of modification or exclusion from that list initially published with the Parliament. The court also held that alteration of the content of state legislative power is an oblique and peripheral manner would not constitute a violation of concept of federalism or basic structure of the Constitution. इसके बाद जो केस है वह विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया LL 2021 SC 266। बेंच जो थी वो थी जस्टिस यू ललित की और विनीत चारान की। यहाँ पे ये हेल्ड किया गया कि एवरी जर्नलिस्ट इज इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ केदारनाथ जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया सेडिशन केस अगेंस्ट जर्नलिस्ट विनोद दुआ। यहाँ पे बेंच वाइल क्वेश्चनिंग द FIR अगेंस्ट सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ फॉर सेडिशन ऑब्जर्व एवरी जर्नलिस्ट विल बी इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ केदारनाथ सिंह डिसीजन as case every prosecution under section 124A and 505 of IPC must be in strict conformity with the scope and ambit of section 124A and 505 of IPC as explained in and completely in tune with law laid down in Kedarnath Singh case. In the case of Kedarnath Singh versus State of Bihar 1962, the Supreme Court had read down that section 124A of the IPC and held that application of the provision should be limited to acts involving intention or tendency to create disorder or disturbance of law and order or incitement to violence। तो आज के इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 12 तक के केसेस को डिस्कस किया है। इस वीडियो की पार्ट 2 में हम आपसे मिलेंगे जिसमें हम और 2021 के इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आए हो और आपको ये वीडियो हेल्प करे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इग्नाइटिंग योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज।